नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार एक बार पुनः आपके लिए मनोविज्ञान क्लास लेकर के आया हूँ। जहाँ से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था वो अब वहाँ से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, हम पढ़ रहे थे पिछली कक्षा के अंदर कि पिछली कक्षा में पढ़ते हुए आ रहे हैं अधिगम के प्रकार। पहले अपन ने सामान्य आधार पर पढ़े थे कि भाई सामान्य आधार पर अधिगम के प्रकार 3 होते हैं, एक तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर डेविड आशुवेल के आधार पर पढ़े थे, उन्होंने 4 प्रकार के बताए थे, एक तो रट करके सीखना, एक अर्थपूर्ण सीखना, एक अर्थ ग्रहण करना और चौथा आता है खोजपूर्ण सीखना। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे गहने के द्वारा बताए गए अधिगम के प्रकार। गहने ने 8 प्रकार के अधिगम बताए, जिसमें सबसे पहले संकेत अधिगम बताया गया था, यानी कि नीचे से ऊपर के क्रम में बताए। पहली बात तो सबसे ज़्यादा। उसके बाद में कौन सी पुस्तक थी कि विधि दी कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक थी, उसमें इनका वर्णन किया था। फिर एक क्रम था मूर्त से अमूर्त के रूप में बताए थे कि सबसे पहले अधिगम का प्रकार बताया था संकेत अधिगम। संकेत अधिगम। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया था उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। ठीक है। तीसरा प्रकार बताया था श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम। चौथा इन्होंने बताया था शाब्दिक साचार्य अधिगम। शाब्दिक साचार्य अधिगम। पांचवा बताया था विभेदन अधिगम। छठा इन्होंने बताया था संप्रत्य अधिगम। संप्रत्य अधिगम या प्रत्य अधिगम भी बोल सकते हैं इसको। सातवां जो प्रकार बताया था इन्होंने सिद्धांत या नियम अधिगम बताया था। सिद्धांत या नियम अधिगम बताया था। और जो 8वां अधिगम का प्रकार बताया था वो बताया था समस्या समाधान अधिगम। ये 8 प्रकार के अधिगम गहने ने बताए। और इसमें के अंदर जो पहला, दूसरा, तीसरा जो भी प्रकार है ये तो होते हैं मानव व पशु, यानी कि दोनों के लिए। मानव व पशु दोनों के लिए होता है। जबकि 4 से लेकर के 8 तक ये केवल और केवल मानव के लिए होते हैं। केवल और केवल मानव के लिए होते हैं। ये होते हैं नीचे से ऊपर, इनका क्रम होता है निम्न से उच्च या मूर्त से अमूर्त। अमूर्त ये चीज़ हमने पिछली क्लास के अंदर देख ली थी। पहला संकेत अधिगम में बताया था मैंने कि भाषाई संकेतों को ग्रहण करना। जैसे कि किसी सिग्नल पर रुक जाते हैं तो वो भाषाई संकेत हो गए कि भाई रुकने, लाल बत्ती देखते ही रुकना, हरी बत्ती देखते ही चलना। ये एक तरफा संप्रेषण होता है संकेत अधिगम, इसमें कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती। जबकि उद्दीपन अनुक्रिया के अंदर ये दोहरा संप्रेषण होता है, इसमें व्यक्ति भाषाई संकेतों को तो ग्रहण करता ही है लेकिन उसके प्रति अनुक्रिया भी करता है। तीसरा हमने बताया था श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम के अंदर मैं ये बता रहा था कि जब भी कोई बालक या कोई व्यक्ति किसी काम को करता है तो अगर उस काम को वह बार बार दोहराएगा तो उस काम के अंदर वह अधिक निपुण होता चला जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाना सीखता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में चलाना सीख जाएगा। आज गया, कल गया, परसों गया, मतलब लगातार पिछली अनुक्रियाओं के माध्यम से ही वो सीखता रहता है, तब जा कर के एक दिन निपुण होगा। दरवाज़ा खोलना, इस प्रकार के कंप्यूटर सीखना, ये सारे श्रृंखला के अंदर होंगे, यानी कि पहले किया हुआ काम दूसरे आगे निपुणता में फर्क डालेगा, यानी कि वो अधिगम के अंदर आएगा। चौथा बताया था मैंने शाब्दिक साचार्य। शाब्दिक साचार्य में भाई ये बताया था
कि जब कोई बालक शब्द हुए, वाक्य या अक्षर में इतना सक्षम हो जाए कि वह बालक कविता या कथा लिखने में सफल हो जाए, तो वो शाब्दिक साचार्य अधिगम होगा। आज से ये तो कल तक की बातें थी। अब अगला भाग आता है 5वां, जो है विभेदन अधिगम। विभेदात्मक या विभेद अधिगम। इस प्रकार के अधिगम में कोई बालक दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो कोई भी चीज़ों के अंदर अंतर स्थापित कर सकता है, या विभेद करना प्रारंभ कर दे या तुलना करना प्रारंभ कर दे, तो उसे विभेदकारिता अधिगम कहेंगे। जैसे कि आयत या वर्ग के अंदर अंतर बताना। जैसे दो चित्र होते हैं भाई, दो चित्र बना रखे हैं, उनमें अंतर स्थापित करना, वो सारे के सारे विभेद आते हैं। न्यूज़पेपर या अखबार के अंदर चित्रों में अंतर साटना आता है, वो इसी का उदाहरण होगा। जब कोई बालक दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं या दो विचारों के मध्य अंतर करने में सक्षम हो जाए, अंतर करने में सक्षम हो जाए, तो वह विभेदात्मक अधिगम कहलाएगा। तो वह विभेदात्मक अधिगम कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आयत और त्रिभुज में अंतर करना, आयत व त्रिभुज में अंतर करना, ठीक है। फुटबॉल और क्रिकेट के मध्य अंतर करना। दूसरा देखते हैं, फुटबॉल व क्रिकेट में अंतर करना, ठीक है। ये अपना विभेदकारिता, यानी कि दो चीज़ें हों या दो वस्तुएं, दो विचार या दो व्यक्तियों के मध्य में अंतर करना विभेदात्मक कहलाएगा। कि भाई ये बालक अच्छा है, ये बुरा है। दो व्यक्तियों के मध्य दो वस्तुएं हो जाए, दो विचार, इसके विचार अच्छे होते हैं, इसके विचार बुरे होते हैं। अच्छे और बुरे के अंदर अंतर करना, वो सारे अंतर कैसा भी हो विभेदकारिता के अंदर आएगा। अगला देखते हैं संप्रत्य अधिगम। इसमें कहते हैं कि सामान्य, इस प्रकार का अधिगम सामान्य गुणों के आधार पर एक विशेष गुण बताता है, तो संप्रत्य निर्माण कहलाता है। जैसे कि सामान्य गुण के आधार पर एक विशेष शब्द निकालते हैं, वो संप्रत्य, नया शब्द बताते हैं, नए शब्द का अर्थ करते हैं, वो सारे के सारे संप्रत्य में आएंगे। जैसे कि मैं कोई नाम लेता हूँ कि भाई शेर, लोमड़ी, भालू, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर कहने का मतलब, ये जो शब्द निकाला गया है मेरे द्वारा, तो ये हो जाएगा नए संप्रत्य का निर्माण, या फिर संप्रत्य अधिगम कहलाए। इस चीज तक पहुंचना संप्रत्य
अधिगम कहलाएगा। इसके आधार पर लोमड़ी हुई, शेर हुआ, ये सारे की सारी चीज़ें संप्रत्त के लिए आएंगे। दूसरा उदाहरण दूं तो जैसे कि ईसु, गार्गी, उमेश, ओमेंद्र। अब मैंने ये 4 नाम लिए हैं, तो ये 4 नाम है किस, अपन एक शॉर्ट में बोल सकते हैं तो क्या बोल सकते हैं इनको बोल सकते हैं कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के आधार एक नया नाम देते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस चीज़ का, ये चीज़ जो बताइए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संप्रत्त का निर्माण कहलाएगी। यानी कि सामान्य गुणों के आधार पर एक नया नाम देना, वो संप्रत्त अधिगम कहलाएगा। कई वस्तुओं के सामान्य गुणों के आधार पर, सामान्य गुणों के आधार पर कोई विशेष अर्थ को सीखना संप्रत्त निर्माण कहलाता है। संप्रत्त अधिगम कहलाता है। जैसे भालू, शेर, लोमड़ी, ये जो सब हैं, ये संप्रत्त के लिए क्या हो जाएगा, जंगली जानवर। या ईसु, गार्गी, उमेश, ओमेंद्र, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इसको बोल सकते हैं अपन नाम। ठीक है। इसके बाद में अगले प्रकार में बताऊं। अगला आता है सिद्धांत या नियम। 7वां है सिद्धांत या नियम अधिगम। सिद्धांत या नियम अधिगम, इसमें बालकों के द्वारा गणित, विज्ञान जैसे विषयों के नियम बनाए जाते हैं, वो इतना सही है। इसमें बालकों के द्वारा गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि के, गणित, विज्ञान, व्याकरण आदि के नियमों को सीखना। ठीक है। उसके बाद में आता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में क्या होता है कि इसे एक तो रॉबर्ट, अगला है समस्या समाधान अधिगम। ये रॉबर्ट गेने के अनुसार ये सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार है।
जो कि समस्या समाधान अधिगम है। ठीक है, इसके द्वारा किसी भी विषय वस्तु की समस्याओं का समाधान किया जाता है, वही समस्या अधिगम कहलाएगा। इसमें किसी भी विषय वस्तु की समस्याओं का समाधान किया जाए, समस्या का समाधान किया जाता है। और ये रॉबर्ट गेने के अधिगम के प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार माना गया है। और रॉबर्ट गेने के अधिगम के प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार माना गया है। सर्वश्रेष्ठ अधिगम का प्रकार माना गया है। ये अपने अधिगम के प्रकार पूरे होते हैं। इस जो भी मैंने अधिगम के प्रकार बताए हैं, इन सबको एक चार्ट के रूप में मैं बना देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बढ़िया सा कॉपी के अंदर, जिससे कि आगे अपन पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और छोटे छोटे से अगर प्रश्न बनते हैं तो हम उनको उस चार्ट के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं कि भाई कितने प्रकार का होता है, किसके अनुसार क्या है, किसके अनुसार क्या नहीं। वो एक चार्ट आपको पूरा सही समझा देगा। सामान्य आधार पर, आशुवेल के आधार पर, और रॉबर्ट गेने के आधार पर। रॉबर्ट गेने के आधार पर सामान्य आधार पर देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य आधार पर 3 प्रकार के होंगे। एक तो है संज्ञानात्मक, दूसरा है अपने भावात्मक, और तीसरा है अपने क्रियात्मक। आशुवेल के अनुसार मैंने 4 प्रकार के बताए। नंबर 1 हो जाएगा रट करके सीखना। दूसरा बताया अर्थपूर्ण सीखना, अर्थपूर्ण सीखना। तीसरा मैंने बताया था अभिग्रहण सीखना। और चौथा बताया था मैंने
खोजपूर्ण सीखना। रॉबर्ट गेने के अनुसार 4 हो गए। उसके बाद में आशुबेल के अनुसार 4 हो गए। फिर आता है रॉबर्ट गेने के अनुसार। इसके अनुसार मैंने बताए थे 8 प्रकार के, और 8 प्रकार में सबसे पहले देखेंगे कि भाई नीचे समस्या समाधान, आठ नंबर पर समस्या समाधान, 7 नंबर पर आता है नियम या सिद्धांत, 6 नंबर पर आता है संप्रत्य, 5 नंबर पर आता है विभेदात्मक, 4 नंबर पर आता है अपने शाब्दिक साहचर्य, 3 नंबर पर आता है अपने श्रृंखला, अधिगम, 2 नंबर पर आता है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सीख अधिगम, सिद्धांत नहीं सॉरी अधिगम, और 1 नंबर पर आता है अपने संकेत अधिगम। ये अपने पूरा चार्ट हो जाएगा अधिगम के प्रकार के आधार। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख लेना। इसके बाद में आता है अगला टॉपिक, चलते हैं व्यवहारवाद की ओर। व्यवहारवाद इसके बारे में बात करेंगे कि भाई व्यवहारवाद का जनक कौन है, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी उसने, कहाँ से उसने पीएचडी की, क्या किया क्या नहीं किया। तो व्यवहारवाद का सबसे पहले तो बात करते हैं जनक कौन। व्यवहारवाद का जनक है अपने वॉटसन, ठीक है। और वॉटसन के गुरु का नाम है विलियम जेम्स इनके गुरु का नाम है। और इन्होंने 1903 में पीएचडी की थी। कौन से विश्वविद्यालय? शिकागो विश्वविद्यालय से। मनोविज्ञान में पीएचडी की थी, ठीक है। और इसे जो वॉटसन है, इन्हें इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। पहले बात करते हैं बाद की। बाद है व्यवहारवाद, और व्यवहारवाद के जनक होते हैं वॉटसन ने 1930 के अंदर पीएचडी की थी मनोविज्ञान के अंदर, और कौन से? शिकागो विश्वविद्यालय से। इनके गुरु का नाम विलियम जेम्स है, और इन्हें व्यवहार का मनोविज्ञान कहा है इन्होंने मनोविज्ञान को। उसके बाद में इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कुछ, एक प्रसिद्ध परिभाषा होती है इनकी, परिभाषा है जिन्होंने बालकों के बारे में कहा है कि आप मुझे कोई भी बालक दो, कोई भी बालक
2 मैं उसे जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा बना सकता हूँ। किसी को डॉक्टर इंजीनियर, चोर, डाकू आदि। ये मनोविज्ञान अपने व्यवहारवाद के जो हैं वाटसन, उनकी ये परिभाषा चलती है कि आप मुझे चाहे कैसा भी बच्चा दो, जैसा मैं चाहूँ उसे बना सकता हूँ। चाहे मैं डॉक्टर बनाऊँ, आप जैसा कहोगे डॉक्टर हो तो डॉक्टर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ, चोर बना सकता हूँ, डाकू बना सकता हूँ, लुटेरा बना सकता हूँ। जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं उस बालक को बना सकता हूँ, ये वाटसन ने कहा था। उसके बाद में बात करते हैं मनोविज्ञान वाटसन की पुस्तकें। वाटसन की पुस्तक पहले 1914 में इनकी पहली पुस्तक थी। 1914 में एक पुस्तक लिखी, द इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव साइकोलॉजी। या तुलनात्मक मनोविज्ञान एक परिचय, ये इसका हिंदी में नाम हो जाएगा और ये इसका अंग्रेजी में नाम हो जाएगा। ये 1914 के अंदर लिखी और इस पुस्तक में बताया गया कि भाई मनोविज्ञान का अध्ययन कोई न कोई वस्तु, कोई उसका आधार कोई न कोई विषय वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि चेतना का न तो कोई रूप होता है और न ही कोई उसके स्वरूप या आकृति होती है। इस आधार पर चेतना को वाटसन ने एक बुरा शब्द भी बताया है। इस पुस्तक के आधार पर जो ये तुलनात्मक मनोविज्ञान पुस्तक है, इसमें इस पुस्तक में वाटसन ने बताया कि मनोविज्ञान का आधार कोई न कोई विषय वस्तु होना चाहिए, विषय वस्तु होनी चाहिए, क्योंकि चेतना का कोई आकार या स्वरूप निश्चित नहीं होता है। इसलिए वाटसन ने चेतना को ठीक है, ये स्वरूप नहीं होता है। ये इसकी पुस्तक थी दी इंट्रोडक्शन ऑफ कंपैरेटिव वाले में, उसमें ये चीज़ लिखी हुई थी। इसके बाद में अगली क्लास में करेंगे। अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी चीज़ हो, समस्या हो, तो आप कमेंट में लिख देना, आपकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जब तक ले नमस्कार।